अनुपमा 4 सालों से अपने पति आलोक का इंतजार कर रही थी। वो आलोक के अमेरिका से लौट कर आने के सपने देख रही थी। लेकिन जब आलोक अमेरिका से लौट कर आया और अपनी 4 सालों की सच्चाई बताई, तो उसकी बातें सुनकर उसके माता-पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था और अनुपमा के पैरों तले से तो ज़मीन ही खिसक गई थी। माँ माँ बोलकर दौड़ता हुआ कार्तिक एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता माँ के कमरे में पहुंचा। माँ माँ देखो ना, पिताजी आ गए, और उत्साह के साथ माँ का हाथ पकड़कर नीचे ले गया। कार्तिक के पिता बरामदे में सभी रिश्तेदारों से घिरे बैठे थे। कार्तिक भी सीढ़ियों के पास माँ का हाथ छोड़कर अपने पिता के पास जाकर बैठ गया। अनुपमा की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। आज पूरे 4 साल बाद अमेरिका से उसके पति आलोक लौट कर आए थे। जब गए थे तब कितनी साधारण सी वेशभूषा और सरल व्यक्तित्व था उनका, और आज एक नया रूप ही दिख रहा था आलोक का। सूट बूट टाई, काला चश्मा, बाल करीने से संवरे हुए। पहले हमेशा उनके बाल बिखरे रहते थे। अनुपमा जब भी उन्हें संवारने की कोशिश करती तो कहती, मुझे बिखरे हुए बाल ही पसंद है, रहने दो ऐसे ही। तब के और अब के आलोक में कितना फ़र्क आ गया है। आलोक एक इंजीनियर थे। वो हमेशा से ही अमेरिका जाने का सपना देखा करते थे। अमेरिका में नौकरी पाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की थी और एक दिन सफल भी हो गए। शुरू में 8 साल अपने देश में नौकरी करने के बाद जब अमेरिका से ऑफ़र आया तो वो बेहद खुश थे। आखिर उनका सपना जो पूरा हो रहा था। कंपनी उन्हें 4 साल के लिए अमेरिका भेज रही थी। आलोक जहाँ बेहद खुश था, वहीं अनुपमा का मन बैठा जा रहा था कि 4 साल वो आलोक के बिना कैसे रह पाएगी। अनुपमा अकेली भी नहीं थी कि आलोक के साथ चली जाए। 6 साल का कार्तिक और 4 साल की नन्ही रिया भी उसकी गोद में आ चुके थे। आलोक ने उसे समझाते हुए कहा, दुखी क्यों होती हो अनुपमा? ऐसा थोड़े ही है कि मैं अब 4 साल बाद ही आऊँगा। हर साल मैं कुछ दिनों के लिए आ सकूँगा, और मैं भी कहाँ तुम लोगों के बगैर रह पाऊँगा। आलोक ने बच्चों को प्यार से गले से लगा लिया। आलोक की बातों से अनुपमा को कुछ राहत मिली कि साल में एक बार तो आलोक आएंगे ही। वो भी तो उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि अनुपमा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साल तो दूर की बात है, अब जाकर पूरे 4 साल बाद वो घर आई हैं। फ़ोन पर जब भी बात होती थी, हमेशा कोई न कोई काम की मजबूरी का बहाना होता था उनके पास। कैसी हो अनुपमा? आलोक की आवाज़ ने उसकी सोच को विराम लगा दिया। आलोक उठकर कब उसके पास आकर खड़ा हो गया, अनुपमा को इस बात का पता ही नहीं चला। ठीक हूँ, लेकिन आप तो बहुत बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने आप नहीं, कोई और ही खड़ा है, अनुपमा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। तभी कार्तिक ने पास आते हुए कहा, पापा, मम्मी तो हमेशा आपको याद करके रोती ही रहती हैं। मैं मम्मी को कितना समझाता था, लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनती थी। आलोक ने कुछ नहीं कहा, जैसे कार्तिक की बात को टालना चाहते हों। अच्छा, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं अनुपमा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं तब तक आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहाकर आलोक माँ और बाबूजी के पास जाकर बैठ गए। आज सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। इतने सालों बाद सब मिले थे। इतनी बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन अनुपमा को आलोक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। रात को बाबूजी ने आलोक से कहा, बेटा अब जाकर आराम कर ले, बहू भी तो पिछले 4 साल से तेरे इंतजार में घुली जा रही है। हाँ बाबूजी, जा रहा हूँ, कहकर आलोक उठ खड़ा हुआ। अनुपमा कमरे में बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। अनुपमा जब आलोक से अकेले में मिली तो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप नहीं जानते आलोक, ये 4 साल आपके बगैर मैंने कैसे बिताए। लेकिन आलोक के चेहरे पर जैसे कोई भाव नहीं था। क्या बात है आलोक, आप इतने चुप क्यों हैं? क्या यहाँ आकर आप खुश नहीं हैं? और फिर अब तो आपका सपना भी पूरा हो चुका है। अनुपमा ने एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आलोक अनुपमा से दामन छुड़ाकर बिस्तर पर एक तरफ बैठ गया। आओ बैठो अनुपमा, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आलोक ने अनुपमा को बैठने का इशारा किया।
अनुपमा के मन में एक अनजाना सा डर छाने लगा। आलोक का रवैया काफी बदला हुआ सा लग रहा था। वो चुपचाप आकर उसके सामने बैठ गई और आलोक की आंखों में झांक कर पूछा, क्या बात है, कहो आलोक। आलोक अनुपमा की नज़रों का सामना नहीं कर सका। उसने अनुपमा की तरह से नजरें घुमा ली। दरअसल अनुपमा, बात यह है। रुक रुक कर उसने कहना शुरू किया, मैंने अमेरिका में दूसरी शादी कर ली है। मैं और सुजैन एक ही कंपनी में काम करते हैं और ये बात तो तुम जानती ही हो कि मेरी हमेशा से अमेरिका में बसने की इच्छा रही है। लेकिन फिर भी मैंने मन बना लिया था कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके इंडिया में ही सेटल हो जाऊंगा। पर कहते कहते रुक गया आलोक। तुम सुन रही हो ना अनुपमा? अनुपमा का हाथ पकड़ते हुए आलोक ने कहा, जिसे अनुपमा ने धीरे से पीछे खींच लिया। हाँ, सुन रही हूँ आलोक, अनुपमा ने धीरे से कहा। आलोक ने आगे कहना शुरू किया, बिना ये ध्यान दिए कि अनुपमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। न जाने कब एक दूसरे के साथ काम करते करते मैं और सुजैन इतने करीब आ गए कि हमारा एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया और फिर हमने शादी भी कर ली। और हाँ, सुजैन से मेरी एक बच्ची भी है। अनुपमा जड़ होकर आलोक की बातें सुनती जा रही थी। क्या ये वही आदमी है जिसके इंतजार में 4 साल उसने तड़प तड़प कर गुजारे? ये सोचकर कि एक दिन जब आलोक वापस आएंगे तो वो उसे फिर कभी जाने नहीं देगी। अनुपमा यहाँ उसका इंतजार करती रही और आलोक वहाँ एक नई दुनिया बसा चुके थे जिसमें उसके और उसके बच्चों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अनुपमा, अनुपमा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आलोक ने उसे पकड़कर धीरे से हिलाया तो वो अपने सोच के दायरे से बाहर आई। कुछ बोलो अनुपमा, आलोक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आलोक, दूसरा घर बसाते वक्त आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? आपके 2 छोटे बच्चे हैं, आप ये भी भूल गए। पिता के बिना कैसे पालूंगी मैं उन बच्चों को? क्या कहूँगी उनसे? क्यों उनके पिता चले गए फिर से? अनुपमा ने सवाल किया। आलोक चुपचाप बैठा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था अनुपमा के सवालों का। आलोक, आपने बहुत से उपकार किए मुझ पर, अब एक और कर दीजिए। अनुपमा की आंखों में नफरत थी उसके लिए। क्या? आलोक ने अनुपमा की तरफ देखते हुए कहा। आप अभी के अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर चले जाइए। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अनुपमा ने आलोक की तरफ देखे बिना ही कहा। कुछ पल मौन छाया रहा उस कमरे में। फिर आलोक कमरे से उठकर बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही अनुपमा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और किसी कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर गई। उसके मन के सारे उद्गार आंखों से आंसू बनकर बह निकले। जीवन में ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा, अनुपमा ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। भोर की पहली किरण के साथ रात के अंधेरे के नामो निशान मिटने लगे। एक पल के लिए भी अनुपमा सोई नहीं थी। रात को बहुत बड़ा तूफान उसके जीवन से गुजर चुका था और जाते जाते उसके जीवन को पूरी तरह तहस नहस कर चुका था। सुबह तक अनुपमा ने अपने मन को कठोर कर लिया था और मन ही मन प्रण कर लिया था कि अब वो रोएगी नहीं। तो क्या हुआ, जीने का एक सहारा उससे छीन चुका है। पर मासूम कार्तिक और रिया के जीने का सहारा तो अब उसे ही बनना है। धीरे से उसने बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोला। दोनों कितने बेफिक्र होकर सो रहे थे, इस कड़वे सच से अनजान कि उनके पिता आए तो हैं, पर उनके साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि अब उन्हें हमेशा छोड़कर जाने के लिए। आलोक को बच्चों के पास ही सोया देख उसके मन में एक आह निकल गई। उसकी आंखें फिर से भर आई, जिसे उसने बाहर निकलने से रोक लिया। नाश्ते के समय आलोक ने माँ बाबूजी से भी अपनी शादी की बात कह दी। बाबूजी आलोक की बात सुनते ही आग बबूला हो उठे। क्या इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? तूने एक बार भी बहू और बच्चों के बारे में नहीं सोचा? क्या होगा उनका? अगर दूसरी शादी करके वहीं बसने का मन बना ही लिया था तो फिर यहाँ पर क्यों आया? फ़ोन करके ही बता देता, हम मान लेते कि हमारा बेटा हमारे लिए मर चुका है। बाबूजी के पैर कांपने लगे। वहीं बगल में रखी कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गए। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। अरे बेटा, तूने क्या कर दिया? कहकर वे बाबूजी को संभालने लगी।
एक हफ्ता रहकर अपने कुछ जरूरी काम खत्म करके आलोक हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। जाते जाते कह गया, मैं पैसे भेजता रहूँगा, तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या पैसा ही सब कुछ है जिसे देकर आप हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहते हैं? नहीं चाहिए आपके पैसे, कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की, अनुपमा ने क्रोधित होते हुए कहा। आलोक चुपचाप चला गया। जैसे जैसे उसके कदम बाहर की तरफ जा रहे थे, अनुपमा को लग रहा था कि उसके दिल के हजारों टुकड़े आलोक के कदमों तले बुरी तरह रौंदे जा रहे हैं। उसका दिल चाह रहा था दौड़कर आलोक को रोक ले, कहीं भी न जाने दे, लेकिन इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आलोक जा चुका था उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। आलोक के जाने के बाद बाबूजी भारी मन से अनुपमा के पास गए और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता ना कर बेटी, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे बेटे ने जो तेरे साथ किया उसके लिए भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे, उसे उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। अनुपमा को जैसे चुप लग चुकी थी, वो अब ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसने अपना सारा ध्यान बच्चों का भविष्य संवारने और बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगा दिया था। मना करने पर भी आलोक हर महीने पैसे भेजवाता रहता था, जिसे बाबूजी इस्तेमाल नहीं करते थे, बैंक में जमा करवा देते थे। बाबूजी की पेंशन और घर के एक हिस्से के किराए से घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चल जाता था। खाली समय में बाबूजी ट्यूशन भी पढ़ाने लगे थे। अनुपमा ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। बाबूजी की कोशिशों से उसे भी एक छोटी सी फर्म में नौकरी मिल गई थी। अनुपमा को नौकरी मिलने से घर की स्थिति में और भी सुधार हो गया था। देखते देखते 15 साल का लंबा समय बीत गया। कार्तिक ने भी अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग कर ली थी और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। रिया बीएड की तैयारी कर रही थी। इस दौरान आलोक ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, बस हर महीने पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी निभा देता था। समय के साथ रिया ने एमएससी के साथ बीएड भी कर लिया था। बाबूजी उसकी शादी कर देना चाहते थे। उनकी उम्र हो चली थी, वो अपने जीते जी वो रिया के हाथ पीले कर देना चाहते थे। अनुपमा अपनी मेहनत के बल पर उसी फर्म में ऊंचे ओहदे पर पहुंच गई थी। काम और बच्चों में अपने को उलझाए रखती, फिर भी अकेलापन कभी कभी उसे बुरी तरह सताता था। कार्तिक और रिया भी अब छोटे नहीं थे। वे अपनी माँ के दर्द को अच्छी तरह समझते थे। अपने पिता के लिए उनके मन में घृणा और नफरत थी, जो समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। रिया का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घर में तय हो गया। लड़का डॉक्टर था। बाबूजी ने लड़के वालों से आलोक के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्हें उस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। लड़के को रिया पसंद आ गई थी और वो उसी से शादी करना चाहता था। अनुपमा भी इस रिश्ते से बेहद खुश थी और शादी की तैयारियों में जुट गई थी। तय तारीख में रिया की शादी धूमधाम से निपट गई। रिया का कन्यादान उसके दादा दादी ने ही किया। अनुपमा को मन ही मन आज आलोक की कमी बहुत खल रही थी। उसके बच्चों का क्या कसूर था कि पिता के होते हुए भी उन्हें उनके प्यार और सहारे से वंचित होना पड़ा। रिया अपने ससुराल विदा हो गई। बाबूजी खुश थे क्योंकि उनके बच्चे सेटल हो गए थे। रिया की शादी के बाद वो निश्चिंत हो गए थे। बच्चों का भविष्य उन्होंने सुरक्षित कर दिया था, पर कहीं न कहीं समय ने उनके मन में अपने बेटे के प्रति गुस्से को कम कर दिया था, जिसे वो कभी दिखाते तो नहीं थे, लेकिन उनकी बातों से महसूस किया जा सकता था कि आलोक की याद अब उन्हें सताती है। माँ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कई बार आलोक को याद कर रोते देखा था उन्हें अनुपमा ने। वो खुद भी कहाँ भुला पाई थी उसे। रिया के जाने से अनुपमा और भी अकेली पड़ गई थी। उसे अपने मन की बात कर लिया करती थी, लेकिन वो भी अब दूसरे शहर में थी। कार्तिक की व्यस्तता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। फिर भी वो ऑफिस से आकर माँ के साथ ही बैठा रहता था। कभी कभी माँ की गोद में सर रखकर सो भी जाता था। माँ की तकलीफ उसे कांटे की तरह चुभती थी। अनुपमा अब कार्तिक की शादी भी कर देना चाहती थी। कार्तिक के लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। कार्तिक कॉलेज के समय से ही साथ पढ़ने वाली एक लड़की रश्मि से प्यार करता था। अनुपमा उससे मिल चुकी थी और रश्मि भी उसे पसंद करती थी। अनुपमा ने मन ही मन उसे भावी बहू के रूप में
स्वीकार भी कर लिया था। बाबूजी ने भी हाँ कर दी थी। माँ को भी रश्मि पसंद थी, लेकिन दोनों ही अभी शादी ना करके अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए अनुपमा ने भी ज़्यादा जोर देना उचित नहीं समझा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। कुछ दिनों से अनुपमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो ऑफिस भी नहीं जा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि वायरल हो गया है। दवा दी और कुछ दिन स्ट्रेस ना लेने और आराम करने की सलाह दी। कुछ दिनों में ठीक होकर अनुपमा ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन अचानक आलोक का फ़ोन आया, जिसने सबको चौंका दिया। आलोक ने बाबूजी को फ़ोन किया था कि वो वापस अपने देश आना चाहता है, उनके अपनों के पास। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबूजी ने स्पीकर ऑन कर दिया था। आलोक की आवाज़ सभी को सुनाई दे रही थी। मेरा और सुजैन का तलाक हो गया है। मुझे वक्त ने सज़ा दे दी है। मैंने जो अनुपमा के साथ किया, वही सुजैन ने मेरे साथ किया। अब मेरा मन अमेरिका से भर गया है। मैं वापस आ रहा हूँ। आलोक के स्वर में दर्द था। बाबूजी चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए। बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। फ़ोन रखने के बाद बाबूजी ने अनुपमा से कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं चाहकर भी उसे यहाँ आने से मना नहीं कर पाया। अनुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। शाम को ऑफिस से आने पर कार्तिक को जब इस बात का पता चला तो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब क्या करने आ रहे हैं वो? ये सब उन्हें मजाक लगता है। जब मन किया छोड़कर चले गए, जब मन किया वापस आ गए। आप सोच लीजिए दादाजी, अगर वो यहाँ आए तो मैं माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। मैं और माँ यहाँ नहीं रहेंगे। और गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। बाबूजी ने बेबसी से अनुपमा की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहे हों कि वो कार्तिक को समझाए। दूसरी तरफ अनुपमा के मन में तूफान उठ रहा था, जिससे शायद माँ बाबूजी बेखबर थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि जब इतने सालों बाद आलोक उसके सामने आकर खड़ा होगा तो क्या वो उसे माफ़ कर पाएगी? क्या आलोक का ये माफ़ीनामा अनुपमा के दर्द, अकेलेपन, लोगों की चुपती नज़रें, जिसे वो सालों से सहती आई थी, उसकी भरपाई कर पाएगा? क्या वो आलोक को माफ़ कर पाएगी या फिर एक घर में रहते हुए अजनबियों सा व्यवहार कर पाएगी उसके साथ? न जाने कितने सवाल उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। कुछ सोचकर भारी कदमों से अनुपमा कार्तिक के कमरे की तरफ चल पड़ी। कार्तिक का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अनुपमा को देखते ही कुछ कहने को हुआ, पर अनुपमा ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उसके पास बैठ गई और बड़े प्यार से कार्तिक का सिर अपने गोद में रखकर उसके बालों को सहलाती रही। माँ, आप मुझे ये मत समझाने की कोशिश कीजिएगा कि मैं उस आदमी को माफ़ कर दूं और उसके साथ एक घर में रहूं, और आपको भी अब और तकलीफ नहीं सहने दूंगा मैं। कार्तिक के स्वर में दुख और गुस्से के मिले जुले भाव थे। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अनुपमा अभी भी कार्तिक के बालों को सहला रही थी। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ऐसे इंसान को माफ़ करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। लेकिन जरा अपने दादा दादी के बारे में भी तो सोचो। उनकी उम्र हो चली है। मेरी वजह से इतने सालों से उन्होंने अपने बेटे का मुंह तक नहीं देखा। उन्हीं के सहारे तो मैं तुम दोनों की परवरिश इतने अच्छे से कर पाई। उनका साथ ना होता तो मेरे अकेले के लिए कितना मुश्किल था। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अनुपमा ने कार्तिक के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा। आज जब उनका बेटा वापस आ रहा है तो उसके अंदर छुपी हुई ममता जाग उठी है। क्या हम उनके लिए अपनी नफरत को बुला नहीं सकते? और अगर अब मैं और तुम इस उम्र में उन्हें छोड़कर अलग रहते हैं तो उनकी देखभाल कौन करेगा? वो सब तो ठीक है माँ, पर मैं अब आपको और तकलीफ में नहीं देख सकता। कार्तिक ने भावुक होते हुए कहा। बेटे का प्यार देख अनुपमा का मन भर गया। कुछ मत सोचो बेटा, जो हो रहा है होने दो, सब कुछ समय पर छोड़ दो, अनुपमा ने कार्तिक को समझाते हुए कहा। कार्तिक ने भी ना चाहते हुए भी उनकी बात मान ली। अनुपमा ने कार्तिक को तो समझा दिया था, लेकिन वो अपने आप को खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। आलोक का सामना नहीं करना चाहती थी अब वो कभी भी।
पर समय के बेरहम हाथों ने फिर से उसे एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों ही राहें कांटों भरी थी जो उसके वजूद को छलनी किए जा रही थी। आलोक का फ़ोन फिर आया कि 1 हफ्ते में वो इंडिया पहुंच जाएगा। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया। माँ बाबूजी खुश थे। अगली सुबह उनका बेटा बरसों बाद आने वाला था। ये सोचकर अनुपमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर बहुत देर तक करवट बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। अनुपमा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो उठकर आराम कुर्सी पर बैठ गई और किसी किताब के पन्ने पलटने लगी। फिर किताब एक तरफ रखकर आंखें बंद कर ली। सुबह नीचे हलचल हो रही थी। आवाज़ सुनकर कार्तिक की नींद खुली। घड़ी देखी 6 बज रहे थे। उठकर बरामदे में झाँक कर देखा तो उसके पिता आ चुके थे। दादा दादी के पास ही कुर्सी पर बैठे थे। दादी रो रही थी इतने दिनों बाद अपने बेटे को देखकर। बाबूजी ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, बेटा नीचे आ जाओ कार्तिक बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। अनुपमा को भी बुला लाओ। कार्तिक ने हिकारत भरी नज़रों से आलोक की तरफ देखा और अनुपमा के कमरे की तरफ चल पड़ा। रुको कार्तिक बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ अनुपमा के पास चलता हूँ। उससे अपने किए की माफ़ी भी तो मांगनी है, आलोक ने नीचे से ही कहा और तेज कदमों से सीढ़ी चढ़ता हुआ अनुपमा के कमरे के बाहर आ गया। माँ, कार्तिक ने धीरे से दरवाज़ा खोलते हुए अनुपमा को आवाज़ दी। पीछे पीछे आलोक भी अंदर आ गया। अरे माँ, आप कुर्सी पर ही सो गई। कार्तिक ने धीरे से अनुपमा का हाथ पकड़कर हिलाया। माँ उठिए, कार्तिक ने अनुपमा के बालों को सहलाते हुए उठना चाहा, लेकिन अनुपमा का चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। वो हमेशा के लिए सो गई, कभी ना उठने के लिए। बाद में डॉक्टर ने बताया शायद अत्यधिक तनाव की वजह से हार्ट फेल हो गया था। कार्तिक को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। रिया भी अपने पति के साथ अपनी माँ के अंतिम दर्शन के लिए आ गई थी। सभी लोग अनुपमा को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। वो अपने अंदर कितना दर्द छुपा कर बैठी थी, ये तो सिर्फ अनुपमा जानती थी और उसका बेटा कार्तिक। लेकिन फिर भी उसने अपने सास ससुर के लिए आलोक के साथ रहने को तैयार हो गई थी। अनुपमा बहुत ही स्वाभिमानी थी। आलोक के साथ रहने के लिए अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। शायद इसी वजह से उसने इस दुनिया को छोड़ देना ही सही समझा। कार्तिक ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। अब उसका इस घर में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कार्तिक मजबूर था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अनुपमा उसके ऊपर उसके दादा दादी की जिम्मेदारी छोड़कर गई थी, जिसे कार्तिक को हर हाल में निभाना था, क्योंकि वो अपनी माँ से किया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ सकता। कार्तिक ने अपनी बहन को रश्मि के बारे में बताया, जिससे वो प्यार करता था, क्योंकि अब शादी करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। इस घर को कोई संभालने वाला चाहिए था। कार्तिक ने रश्मि के साथ कोर्ट में शादी कर ली, अपनी बहन के सामने। वो दोनों जब घर आए तो उसके दादा दादी और आलोक उसे शादी के जोड़े में देखकर हैरान थे। कार्तिक के दादाजी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें शादी करनी थी तो कम से कम हमें बताया तो होता, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाता। मुझे अनुपमा ने तुम्हारी दोस्त के बारे में पहले ही बता रखा था। मैं तो बस तुम्हारी शादी का इंतज़ार कर रहा था कि तुम हाँ कहो और हम लोग तुम्हारी शादी करवा दें। लेकिन तब तो तुम शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर अचानक से अपनी माँ के जाते ही तुमने शादी क्यों कर ली? बेटा, मैं ये नहीं कहता कि शादी करना गलत बात है, लेकिन थोड़ा सा समय दिया होता, हमें बताया होता। दादाजी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेरी माँ ने यहाँ पर कितनी तकलीफ़ उठाई, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आपको पता है दादाजी, मम्मी को हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि मम्मी पापा के साथ कभी रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान के खिलाफ था। लेकिन फिर भी वो आप सबकी खुशियों के लिए उनके साथ रहने को ऊपर से तो तैयार हो गई थी, लेकिन शायद उनका दिल अभी भी तैयार नहीं था, और जिसका नतीजा आज आप लोगों के सामने है। और दादाजी, मेरी खुशियाँ तो मम्मी ही थी। जब वही नहीं रही तो फिर मैं खुशी खुशी कैसे शादी करता? इसीलिए मैंने रिया और जीजा जी के सामने कोर्ट में शादी कर ली। कार्तिक ने अपने पापा आलोक को अभी भी
माफ़ नहीं किया था। उसने दादा दादी से आशीर्वाद लिया, लेकिन अपने पापा से आशीर्वाद नहीं लिया, क्योंकि कार्तिक आज भी अपने पापा से नफरत करता है और शायद हमेशा करता रहेगा। धीरे धीरे करके दिन गुजरते जा रहे थे। सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन कार्तिक आज भी अपने माँ को भूल नहीं पा रहा था। वो जब भी अपने पिता आलोक को देखता तो उसे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा याद आता, जब उसके पापा ने उसकी माँ को धोखा दिया था। धीरे धीरे करके 4 साल और गुजर गए। उतने समय में कार्तिक एक बेटी का बाप बन गया था। अब दादा दादी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन अचानक से दादाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दादाजी का अंतिम संस्कार उनके बेटे आलोक ने अपने हाथों से किया था, क्योंकि कार्तिक उनसे उनका हक नहीं छीनना चाहता था। धीरे धीरे करके कार्तिक की बेटी कनिका बड़ी होने लगी और फिर कार्तिक की दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कार्तिक की बेटी कनिका आलोक के साथ खेलती थी। कार्तिक चाहकर भी कनिका को अपने पिता के पास जाने से रोक नहीं पाता था। अगर वो कभी मना करने की कोशिश करता है तो फिर रश्मि उसे समझाती, कार्तिक वो छोटी सी बच्ची है, उसके मन में हम उसके दादा के लिए नफरत पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो उसके दादू बहुत अच्छे हैं। तुम्हें अपने पिता से बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कनिका को उसके दादू का प्यार मिलना चाहिए। कार्तिक, उन्होंने जो गलती की थी उसकी सज़ा वो आज भी भुगत रहे हैं और शायद ज़िंदगी भर उसकी सज़ा उन्हें मिलती रहेगी। कार्तिक, मुझे ऐसा लगता है अब जो हो गया सो हो गया, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। आखिर कब तक तुम उनसे नफरत करते रहोगे? उनका भी तो अब हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। कार्तिक, प्लीज़ पापा जी को माफ़ कर दो। रश्मि, तुम्हें क्या लगता है मैंने पापा को माफ़ करने की कोशिश नहीं की? मैं जब भी उनको माफ़ करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा याद आता है। तुम्हें नहीं पता रश्मि, मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी। 4 सालों तक उन्होंने पापा का इंतज़ार किया और फिर पापा जब आए तब उन्होंने जो किया वो मैं चाहकर भी भुला नहीं पाता हूँ। कोई बात नहीं कार्तिक, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे उतना ही मिलता है। अब तुम पापा जी को माफ़ कर दो। कार्तिक ने रश्मि की बात मान ली और अपने पापा को माफ़ कर दिया। अब वो थोड़ा थोड़ा अपने पिताजी से बात करने लगा था, जिससे आलोक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आलोक मन ही मन में सोच रहा था कि वो अब इस दुनिया को छोड़कर सुकून से जा सकेगा, क्योंकि उसके बेटे ने उसे माफ़ कर दिया। अब सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तभी एक दिन पता चला कि कार्तिक का ट्रांसफ़र सिंगापुर में हो गया है, लेकिन आलोक ने सिंगापुर जाने से मना कर दिया। कार्तिक ने कहा, बेटा तुम लोग जाओ और अपनी ज़िंदगी आराम से जियो, मैं यहीं पर खुश हूँ। बस कभी कभी अपने बूढ़े बाप से मिलने के लिए आते रहना। जैसे मैंने किया था वैसा मत करना, क्योंकि शायद ज़्यादा इंतज़ार मैं कर नहीं पाऊँगा। आलोक की आंखों में कार्तिक को साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है उनके जाने से। कार्तिक अपने पापा को वो दर्द नहीं देना चाहता था जो उसके पापा ने दिया था। कार्तिक अपने ऑफिस में गया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया, तो फिर उसका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह पर किसी दूसरे लड़के को भेज दिया गया और प्रमोशन भी दिया गया। लेकिन कार्तिक के हिस्से में जो प्रमोशन आया था वो चला गया। कार्तिक ने अपनी तरक्की के बजाय अपने पिता के साथ रहना स्वीकार किया। शाम को कार्तिक ऑफिस से घर आया तो उसने बताया कि उसका ट्रांसफ़र रोक दिया गया है, अब वो यहीं पर रहेगा। ये सुनकर आलोक की आंखों में चमक आ गई और वो बहुत खुश हो गया। आलोक मन ही मन में सोच रहा था कि काश उसने भी अपने बेटे की तरह अपना परिवार चुना होता। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।